जय हिंद मित्रों। मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो है हम एक नए सेशन को लेकर आए हैं और आज के सेशन में फ्रेंड्स हम ज्योग्राफी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, भूगोल के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे और पूरे भूगोल के जो है विस्तृत विवरण मैप के माध्यम से करेंगे। और मैप के माध्यम से जो है अध्ययन करने के उपरांत आपको सटीक सटीक ये सारे चीज़ याद आ जाएंगे, क्योंकि चित्र के माध्यम से पढ़ना जो है काफ़ी उपयुक्त शैली होता है। चित्र के माध्यम से पढ़ना, मैप के माध्यम से पढ़ना। तो फ्रेंड्स, पूरे भूगोल की बात करें तो भूगोल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो है भारत का भूगोल और दूसरा जो है विश्व का भूगोल। तो विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल दो भाग में बांट के हम इसको पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी एग्जाम्स होते हैं भारत में, तो उन सारे एग्जाम्स में जो है भारत के भूगोल से संबंधित अधिक क्वेश्चंस होते हैं, जबकि विश्व के भूगोल का वेटेज कम होता है। तो फ्रेंड्स, हम जो आज जो सेशन शुरू करने जा रहे हैं, इसमें सिर्फ हम भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे और फिर भारत का भूगोल जब पूरा समाप्त हो जाएगा तो फिर हम विश्व के भूगोल की चर्चा करेंगे। और ये सारे सेशन जो है सिर्फ मैप के माध्यम से होने वाला है, तो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ बनने वाला है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात यह है कि हम जिस देश में रहते हैं, हम भारत देश में रहते हैं। हमारे देश का नाम प्यारा भारत है। और फ्रेंड्स, हम जिस भारत देश में रहते हैं उसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। उनसे संबंधित हर तथ्य की जानकारी होनी चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति के समक्ष, किसी भी संस्थान के समक्ष हम अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख सके, इसलिए जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक भारत के नागरिक होने के नाते जो है भारत के सभी फीचर्स से जो है हम लोगों को अवगत होना चाहिए। फ्रेंड्स, बात करें भारत की, तो आज जो है इस वीडियो में भारत एक सामान्य परिचय नाम से जो है यह सेशन आज का रहेगा, इंडिया ए जनरल इंट्रोडक्शन नाम से। और इसमें जो है इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इस सेशन में भारत के जनरल इंट्रोडक्शन, फिर उसकी आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, यानी कि भारत है तो कहाँ है पूरे दुनिया में, वह क्या स्थान रखता है पूरे दुनिया में, उसकी अवस्थिति कहाँ है, स्थिति कहाँ है, ग्लोब पर भारत की अवस्थिति कहाँ है। तो साइज और उसके जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है भारत को कुल कितने अंचल में बांटा गया है, यानी कि कुल कितने जोन में बांटा गया है, उसको भी जो है हम लोग मैप के माध्यम से अध्ययन करेंगे, ताकि चीज़ें जो है जल्दी याद हों। उसके बाद ये भी जानेंगे कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत की टाइम रेखा क्या है। उसके बाद भारत से अगर कर्क रेखा गुजरती है तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि समुद्री तट रेखा वाले कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य वे हैं जो समुद्री तट से अपनी सीमा साझा नहीं करते। और उसके साथ साथ जो है इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दिल्ली को जो है NCR घोषित कर दिया गया है, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन घोषित कर दिया गया है। ये NCR का फुल फॉर्म होता है। और इसमें कितने ज़िले शामिल होते हैं, तो इसको भी जो है हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। और इसके अगले पार्ट में हम लोग उस पड़ोसी देश, यानी कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, किस राज्य से कौन से देश जो है सीमा साझा करती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत के विभाजक रेखा के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी रेखा कौन से देश के साथ जो है संबंधित है। उसके बाद भारत के प्रमुख चैनल, जल संधि और जल डमरू मध्य के बारे में पढ़ेंगे मैप के माध्यम से। फिर फ्रेंड्स, बात करें तो भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि वो कौन से विदेशी शासन वाले क्षेत्र है जो स्वतंत्रता से पहले विदेशी शासन में थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो उसे भारत में सम्मिलित कर लिए गए। तो इसको भी जो है हम लोग मैप के माध्यम से करेंगे। तो ये सारे जो है फैक्ट इस सेशन में रहने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए बिना समय के बाद जो है शुरू करते हैं आज का ये सेशन। करते हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन की। तो हमारे देश का नाम भारत है, और प्राचीन काल से अब तक जो है भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को इस भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। बता दें कि संभवतः जो है भारत का नामकरण जो है ये ऋग वैदिक काल और ऋग वैदिक काल कब से कब तक रहा है, तो ऋग वैदिक काल जो है फ्रेंड्स ये 1500 से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की बात करें, ये जो काल है ऋग वैदिक काल रहा है। और इस काल के प्रमुख जन जो है भरत नाम के एक व्यक्ति होते हैं, जो कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र होते हैं। और इसी भरत के नाम पर जो है हमारे प्यारे देश का नाम भारत रखा गया है। बात करें फ्रेंड्स वायु पुराण की, तो वायु पुराण में जो है इसका क्या नाम रखा गया है,
तो वायु पुराण में जो है एक अलग संदर्भ दिया गया है। इसमें जो है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत का उल्लेख मिलता है, किसमें? वायु पुराण में। और इसी के नाम पर जो है इस भूभाग का नाम क्या पड़ा है? भारत है। तो भारत के जो है सर्वप्रथम उल्लेख जो है सबसे बात करें तो पुराणों में ही मिलता है। भारत जो है ये जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था, यानी कि ऊपर जो है जम्बू द्वीप है, जम्मू कश्मीर तरफ, और इसी द्वीप का जो है यह दक्षिणी भाग था। और यहाँ पर जो है आर्य के निवास स्थल जो थे, इसी के कारण जो है इसका नाम आर्यावर्त भी रखा गया था। तो इसका नाम एक और नाम आर्यावर्त भी है। तो ये भी बात जो है ध्यान रख सकते हैं। और ये आर्यावर्त नाम क्यों पड़ा? तो आर्यों के निवास स्थल होने के कारण यह आर्यावर्त नाम पड़ा। बात करें फ्रेंड्स तो मध्यकालीन इतिहासकार और मध्यकालीन इतिहासकारों ने यानी फारसी अरबी लेखक ने जो है इस देश को हिंद या हिंदुस्तान शब्द से जो है संबोधित किया। भारत के पर्याय के रूप में जो है इंडिया शब्द का प्रयोग होता है। और इंडिया शब्द का जो इंडिया जो है यह यूनानी से इंडोई से निकला हुआ है। इंडिया जो है ये यूनानी शब्द इंडोई से निकला हुआ है। तो ये जो है भारत के नामकरण से संबंधित जो है प्रमुख तथ्य है, जिसे आप परीक्षा के लिहाज से ध्यान रख सकते हैं। अब बात करें फ्रेंड्स भारत के आकार और भौगोलिक परिस्थिति की, तो उससे पहले जानते हैं कि भारत की स्थिति जो है कहाँ। फ्रेंड्स यदि हम इसे पूरी पृथ्वी मान लें, और पूरी पृथ्वी जो है लगभग भूआब है, यानी कि गोल कहते हैं पूरी पृथ्वी को, तो पूरी पृथ्वी को यदि चार भाग में बांट दिया जाए तो ऊपर वाला जो भाग होगा वो नॉर्थ होगा, और नॉर्थ यानी कि उत्तर होगा, इसलिए हम इसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। नीचे वाला भाग साउथ होता है, इसलिए इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ये जो है पश्चिमी गोलार्ध है, यानी कि ये पश्चिमी गोलार्ध है, वेस्ट की तरफ पश्चिम है, और ये जो है पूर्वी गोलार्ध है। तो इस प्रकार जो हम पूरी पृथ्वी को चार भाग में बांट सकते हैं। यदि हम इस पूरी पृथ्वी को चार भाग में बांटें तो हमारे भारत का जो स्थान है वो यहाँ पर है, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के कोने में, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है भारत की स्थिति है, और यहाँ पर जो है भारत है। इसे आप समझ सकते हैं कि गोलार्ध में जो है भारत की स्थिति यहाँ पर है। फ्रेंड्स और आगे बात करें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। जो पूरे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, यानी कि पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका जो है 2.4% है। तो ये फैक्ट जो है आप परीक्षा के लिहाज से ध्यान रख सकते हैं। और यदि आपके पास कॉपी पेन है तो इसे नोट भी करें। फ्रेंड्स फिर आगे बात करें तो भारत की आकृति जो है लगभग चतुष्कोणीय है, और ऐसे आप देख सकते हैं कि लगभग जो है चतुष्कोणीय भारत की आकृति है। और इसके उत्तर दक्षिण विस्तार की बात करें तो उत्तर जो है ये वाला भाग होगा और दक्षिण ये वाला भाग होगा। तो उत्तर दक्षिण विस्तार जो है इसका उत्तर दक्षिण विस्तार ये 3214 किलोमीटर है। उत्तर और दक्षिण का विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है, यानी कि 3214 किलोमीटर है। उसके बाद फ्रेंड्स इसके पूरब पश्चिम विस्तार की बात करें तो ये जो है इसका पूरब पश्चिम विस्तार है, और ये जो है 2933 किलोमीटर है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि उत्तर दक्षिण विस्तार और पूरब पश्चिम विस्तार को आप ध्यान में रख सकते हैं। मुख्य भूमि की बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है अंडमान निकोबार है, और यहाँ पर जो है लक्षद्वीप है। तो मुख्य भूमि की बात करें फ्रेंड्स तो मुख्य भूमि जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर भारत के तट रेखा की कुल लंबाई 7,517 किलोमीटर है। ये जो है इसको मिलाकर भारत के तट रेखा की कुल लंबाई 7,517 किलोमीटर है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बात करें तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो टोटल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर जो है वो टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है, और आप इसे ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स बात करें तो ये जो यदि पूरी पृथ्वी को गोल माना जाए तो ये जो बीच वाले जो लाइन है जो कि इसको दो भाग में बांट रही है पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में, तो ये बीच वाली लाइन जो है 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है, 0 डिग्री अक्षांश देशांतर कहलाती है। और यह जो है यूरोप के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, और वहीं से जो है टाइम रेखा प्रारंभ होती है। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय टाइम रेखा का मानक है, और यहाँ से जो है हम अपना जो भारत है वो
84 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। यानी कि उस उत्तरी अक्षांश की बात करें तो उत्तर साइड में, चूंकि भारत जो है उत्तर साइड में है, इस गोलार्ध की बात करो तो इसमें इस वाले भाग में है, उत्तर वाले भाग में, तो 84 डिग्री नॉर्थ, 84 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है या इसकी जो है पूरी विस्तार है उत्तर की तरफ। उसके बाद फिर से बात करें फ्रेंड्स तो पूरब, चूंकि ये पूरब वाले भाग में है तो इसलिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी कि पूर्वी अक्षांश से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है यह विस्तृत है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये फैक्ट जो है एग्जाम्स में आते हैं और ये जो है आप ध्यान रख सकते हैं कि उत्तरी अक्षांश में जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, जबकि पूर्वी देशांतर का जो विस्तार है वो 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है इसका पूर्वी विस्तार है। फ्रेंड्स बात करें अब ये जो है इसके विस्तार के बारे में हो गया कि विस्तार जो है कितने डिग्री में इसका विस्तार है। फ्रेंड्स बात करें तो भारत की मुख्य भूमि जो है उत्तर में ये कश्मीर है और यहाँ से लेकर जो है यहाँ कन्याकुमारी तक। तो ये जो है भारत के मुख्य भूमि की विस्तार करें तो दक्षिण में जो है कन्याकुमारी तक है, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो पूरब में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में ये गुजरात राज्य है और यहाँ पर गुजरात तक जो है यह मुख्य भूमि जो है इसकी फैली हुई है। फ्रेंड्स और बात करें तो भारत जो है भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम मोरदार पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। उत्तर पश्चिम, उसके बाद उत्तर और उत्तर पूर्वी, इन पर जो है मोरदार पर्वतों का जो है विस्तार पाया जाता है। हिमालय पर्वत है, आप लोग जानते ही हैं। तो भारत का उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, जबकि दक्षिण में जो है यहाँ से लेकर ये वाला जो भाग है ये प्रायद्वीपीय विस्तार में पाए जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स बात करें तो भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग जो है उत्तर में अधिक चौड़ा है तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यह दक्षिण की ओर संकरा होता गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है देख रहे हैं ये जो है भारत का प्रायद्वीपीय विस्तार है जो कि उत्तर में यानी कि ऊपर तरफ अधिक चौड़ा है और नीचे तरफ जो है 22 डिग्री से धीरे धीरे क्या होता गया है, संकरा होता चला गया है। तो ये जो है आप समझ सकते हैं कि प्रायद्वीपीय विस्तार जो है क्या है। फ्रेंड्स और आगे बात करें तो हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। यानी कि ये हिमालय पर्वत है और एशिया में चूंकि भारत है तो एशिया को जो है अलग हिमालय पर्वत द्वारा जो है भारत की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। भारत जो है पूरब में बंगाल की खाड़ी, तो ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, तो ये है अरब सागर, ये पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर और इसके नीचे जो है हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर से जो है घिरा हुआ है। फ्रेंड्स और आगे बात करें तो भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट तथा अथवा पिग्मेलियन पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में आता है, ये भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु यानी कि ऊपर वाले सबसे ऊपरी बिंदु है सबसे अंतिम में, इसे इंदिरा कॉल कहा जाता है, इंदिरा कॉल कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसे इंदिरा कॉल कहा जाता है जो कि उत्तरी बिंदु है। उसके बाद बात करें फिर दक्षिणी बिंदु की, तो दक्षिणी बिंदु जो है सबसे अंत में अंडमान निकोबार जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है और इसे पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, इसे पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। तो इसे पॉइंट और कॉल का अंतर है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो और आगे तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो कि कीबुथु है और जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है और ये जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जबकि सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो वह जो है गुहार मोती है जो कि गुजरात में पड़ता है। तो ये जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है यानी कि सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, बिंदु है, अंतिम बिंदु है भारत की, जो कि कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है।
उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो भारत को जो है टोटल जो है 6 अंचलों में बांटा गया है, यानी 6 जोन में जो है भारत को बांटा गया है। उससे पहले कुछ तथ्य जान लीजिए कि एक फैदम जो है वो 6 फुट के बराबर होता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो एक मानक मील की बात करें, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक मानक मील जो है 1.584 किलोमीटर के बराबर होता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, एक समुद्री मील की बात करें, तो एक समुद्री मील जो है ये 1.824 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये जो है इससे संबंधित कुछ फैक्ट है और आप इसे ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। और आगे बात करें, तो भारत को जो है टोटल 6 जोन में बांटा गया है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो 6 जोन हैं। तो फ्रेंड्स बात करें भारत को, तो टोटल जो है फ़िलहाल जम्मू कश्मीर का जो है विभाजन हो गया है, यानी जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के कारण 28 राज्य हो गए हैं, जबकि पहले जो है टोटल 29 राज्य थे। तेलंगाना राज्य जो है 2014 में बन गया, तो उसके बाद 29 राज्य हो गए थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के उपरांत जो है अब 28 राज्य है। और टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की बात करें, तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 है। और कौन कौन है तो जान लीजिए। तो एक लद्दाख है जो नया बना है, जम्मू की बात करें तो ये दूसरा बना है, तो 2 हो गया। दिल्ली 3 हो गया, चंडीगढ़ 4 हो गया, दमन दीव और दादर नगर हवेली को 1 कर दिया गया है, तो ये 5 हो गया। यहाँ पे पुडुचेरी है, तो ये 6 हो गया। और उसके बाद यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये 7 हो गया। और यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये 8 हो गया। तो ये जो है टोटल केंद्र शासित प्रदेश है और बाकी जो है राज्य है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें, तो भारत को जो है टोटल 5 जोन में बांटा गया है, 6 जोन में बांटा गया है। 6 जोन में बांटा गया है। एक जो है ये पूर्वी अंचल है, यानी कि पूर्वी जोन है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो एक पश्चिमी अंचल है, यानी कि पश्चिमी जोन है। एक उत्तरी अंचल है, तो ये 3 जोन हो गए। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो एक दक्षिणी अंचल है, ये 4 जोन हो गए। उसके बाद एक मध्यवर्ती अंचल है, ये 5 जोन हो गए। और अंतिम जो है एक पूर्वोत्तर अंचल है। तो टोटल जो है 6 जोन में भारत को बांटा गया है। टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के भारत को जो है 6 जोन में बांटा गया है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि किस जोन में कौन से राज्य आते हैं, इसे आप समझने का प्रयास करते हैं। पूर्वी अंचल की, और पूर्वी अंचल में जो राज्य शामिल है उसमें ये बिहार शामिल है 1, उसके बाद उड़ीसा शामिल है 2, झारखंड शामिल है 3, पश्चिम बंगाल शामिल है 4। तो ये 4 स्टेट जो है ये पूर्वी अंचल में शामिल है, और आप इसे ध्यान रख सकते हैं। ये 4 अंचल जो है ईस्ट जोन में शामिल है, यानी कि ये पूर्वी अंचल में शामिल है 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूर्वी अंचल की बात हो गई। आइए अब बात करते हैं पश्चिमी अंचल की। तो पश्चिमी अंचल में, यानी कि वेस्ट जोन में आ रहे हैं, तो वेस्ट जोन में आते हैं राजस्थान, फिर आते हैं गुजरात, फिर महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पर जो है गोवा है, तो ये 4 हो गए। उसके बाद दमन एवं दीव और दादर नागर हवेली, ये जो है टोटल ये पश्चिमी अंचल में आते हैं। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि ये पश्चिमी अंचल के भाग हैं। तो उम्मीद है कि आप को समझ गए होंगे कि पश्चिमी अंचल के कौन कौन भाग हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली। फ्रेंड्स आगे बात की जाए, तो अगला अंचल है उत्तरी अंचल। अब देखते हैं नॉर्थ अंचल में, यानी कि उत्तरी भाग में कौन कौन शामिल है। तो जम्मू और कश्मीर, यानी कि लद्दाख वाला क्षेत्र। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो हिमाचल प्रदेश। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा, उत्तर प्रदेश यहाँ है, और ये रहा दिल्ली। ये जो टोटल क्षेत्र है, ये टोटल क्षेत्र जो है फ्रेंड्स ये उत्तरी अंचल में शामिल है। यहाँ तक के क्षेत्र जो है फ्रेंड्स ये उत्तरी अंचल में शामिल है, और इसे जो है आप ध्यान रख सकते हैं। ये पूरा क्षेत्र जो है उत्तरी अंचल में शामिल है। ये केंद्र शासित प्रदेश और राज्य उत्तरी अंचल में शामिल है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स दक्षिणी अंचल की, यानी कि साउथ जोन की बात करते हैं। तो दक्षिणी अंचल यानी साउथ जोन में जो है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश 1, कर्नाटक 2, केरल 3, तमिलनाडु 4, तेलंगाना 5, लक्षद्वीप यहाँ है 6, और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अंडमान निकोबार 7, पुडुचेरी 8। तो ये जो है 8 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश
दक्षिणी अंचल में यानी कि साउथ जोन में शामिल है। तो आप इस जोन के हिसाब से इसे समझ सकते हैं। फिर अगले अंचल की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला जो है वो सेंट्रल जोन है और इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये जो है मध्यवर्ती अंचल में शामिल है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये मध्यवर्ती अंचल में शामिल है। पूर्वोत्तर अंचल यानी कि नॉर्थ ईस्ट जोन, अगला जो अंचल है फ्रेंड्स वो है नॉर्थ ईस्ट जोन यानी कि पूर्वोत्तर अंचल है, पूरब और उत्तर का अंचल। तो पूर्वोत्तर अंचल कहते हैं और इसमें जो शामिल है राज्य वो असम है 1, सिक्किम यहाँ पर है 2, उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो मेघालय जो यहाँ पर है 3, उसके बाद बात करें फ्रेंड्स त्रिपुरा जो कि यहाँ पर है 4, उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो मणिपुर जो कि यहाँ पर है 5, उसके बाद बात करें फ्रेंड मिजोरम जो कि यहाँ पर है 6, उसके बाद बात करें फ्रेंड नागालैंड जो यहाँ पर है 7, और उसके बाद बात करें फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश ये 8। तो ये 8 जो क्षेत्र हैं ये पूर्वोत्तर अंचल में शामिल है। ये 8 क्षेत्र पूर्वोत्तर अंचल में शामिल है यानी कि नॉर्थ ईस्ट जोन में शामिल है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स दोस्त हम लोगों ने ये देखा कि भारत में कितने अंचल हैं और सभी अंचल में कौन कौन से राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें फ्रेंड्स तो आगे जो है अब दिया गया है कि लगभग जो है 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण देश को 2 समय जोन में बांटा गया है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो देशांतरीय ये जो देशांतरीय विस्तार हुआ ये लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। इसका जो डिफरेंस है वो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, और इसी 30 डिग्री के डिफरेंस के कारण जो है भारत को 2 टाइम जोन में बांटा गया है। बांटा जा सकता है, बांटा गया नहीं है। तो फ्रेंड्स बात करें तो भारत का जो पूर्वी देशांतर रेखा है जिसको भारत का भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है जो कि कहाँ पड़ता है 82.5 डिग्री है, और ये जो है भारतीय समय के लिए यानी कि टाइम के लिए भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु जो है इसका उपयोग किया जाता है जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश और इसी के नज़दीक जो है मिर्ज़ापुर है और इसी से होकर जो है यह गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर होके, यहाँ से लगभग होकर गुजरती होगी। तो फ्रेंड्स मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है और यह मानक समय रेखा जो है भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है तो इसे आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा हिस्सा जो है मध्य प्रदेश का कवर करती है और उसके साथ साथ जो है छत्तीसगढ़, फिर उसके साथ थोड़ा सा हिस्सा जो है उड़ीसा का कवर करते हुए और फिर आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि इतने राज्यों से जो होकर गुजरती है भारत के मानक समय उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 और आंध्र प्रदेश 5, यानी कि टोटल 5 राज्यों से होकर भारत का जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि मानक याम्योत्तर जो है 5 राज्यों से गुजरती है। और ये कितने डिग्री पर है तो ये यूरोप के 0 डिग्री से पूरब की तरफ चलने पर 82.5 डिग्री की जो है डिफरेंस है। 82.5 डिग्री जो है यह भारत का मानक याम्योत्तर रेखा है जो कि अगर वहाँ 12 बजेंगे 0 डिग्री पर तो ये जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे होंगे, जो कि 5.5 घंटा आगे रहते हैं। यानी कि ग्रीनविच में यूरोप के ग्रीनविच में यदि 12 बजते हैं तो यहाँ जो है 5:30 होंगे, यानी इतना समय जो है आगे रहेंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो पूरब की तरफ जो है देश होंगे उसमें जो है प्लस समय रहेगा और जो पश्चिम की तरफ जो देश होंगे उसमें समय जो है माइनस होगा। यानी कि इधर 12 बज रहे होंगे तो इधर जो है यदि 1 घंटा आगे का रहे तो वो पूरब के तरफ का देश होगा, यानी कि यहाँ 1 बजेंगे, और 1 घंटा आगे का रहा पीछे का रहे तो ये पश्चिम का देश होगा, यानी कि यहाँ 11 ही बजेंगे। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो विश्व के देशों ने आपसी समझ के तहत जो है मानक यामोत्तर को 82.5 डिग्री जो है वो भारत का मानक यामोत्तर है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड तो अमेरिका में यानी कि यूएसए में जो है टोटल 7 गो टाइम कटिबंध है, यानी कि 7 गो टाइम जोन है, और जबकि रसिया में जो है 11 है। तो ये भी जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो यूएसए में जो है 7 गो टाइम जोन है जबकि रसिया में 11 है, और भारत में 2 के लिए बात चल रही है लेकिन फिलहाल जो है वर्तमान में अभी 1 ही है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है,
यहाँ ऊपर जो है नॉर्थ में कर्क रेखा होती है और नीचे जो है मकर रेखा होती है। तो ये जो ऊपर वाला कर्क रेखा है ये जो है यहाँ पर भारत होने के कारण ये इसको क्रॉस करती है। तो ये जो है ये जो देख रहे हैं ये रेखा, ये जो है कर्क रेखा है जो कि भारत से होकर क्रॉस करती है। तो फ्रेंड्स इससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो टोटल जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य है। तो सबसे पहले बात करें गुजरात, फिर राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा कवर करती है, फिर मध्य प्रदेश 3, उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो थोड़ा सा हिस्सा छत्तीसगढ़ का कवर करती है 4, झारखंड यहाँ पर है 5 और वेस्ट बंगाल यहाँ पर है 6। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो त्रिपुरा का थोड़ा सा हिस्सा कवर करती है 7 और यहाँ पर मिजोरम है। तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जिससे होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है और इसे आप एग्जाम के लिहाज से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ट्रिक की बात करें तो गमछा झारप मित्र जो है इसका ट्रिक होता है, गमछा झारप मित्र पर। तो ये जो है इसका ट्रिक होता है। तो ग फॉर गमछा यानी कि गुजरात, म फॉर मध्य प्रदेश, छ फॉर छत्तीसगढ़, झा फॉर झारखंड, र फॉर राजस्थान और उसके बाद जो है ब फॉर बंगाल, मी फॉर मिजोरम और त्र फॉर त्रिपुरा। तो ये जो है इसका ट्रिक होता है और ट्रिक के माध्यम से जो है इन राज्यों को आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स बात करें कर्क रेखा को तो ये कर्क रेखा जो है मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा ये जो है क्या है, कर्क रेखा है। और अभी हमने आपको बताया कि पीछे कि एक मानक समय रेखा है जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो ये एक दूसरे को जो है छत्तीसगढ़ में काटती है और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ है और ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटने का कार्य करती है। तो इसे भी जो है आप एक तथ्य के रूप में ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है कि इस देश के नाम पर यानी कि इसके नाम पर जो है एक महासागर का नाम रखा गया है और वह है हिंद महासागर और इसके जो नीचे जो महासागर है वह हिंद महासागर है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट ये जो है पूर्वी घाट है और ये जो है पश्चिमी घाट है। ये दोनों एक दूसरे से जो है यहाँ आकर नीलगिरी में मिल जाते हैं। यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है और नीलगिरी में आकर मिल जाते हैं। भारत की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है यह राजस्थान है जो कि एरिया में सबसे बड़ा राज्य है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स सबसे छोटा राज्य की तो यहाँ पर गोवा है और ये जो है भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार है जो कि यहाँ पर पड़ता है। और उसके बाद सबसे छोटा की बात करें तो लक्षद्वीप है जो कि यहाँ पर पड़ता है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। जबकि सबसे छोटा राज्य की बात करें तो यह सिक्किम है और इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या है तो वो दिल्ली में है और वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व तो भी अधिक है। और सबसे छोटा की बात करें तो यहाँ पर लक्षद्वीप पड़ता है और लक्षद्वीप जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो खंभात की खाड़ी की तो खंभात की खाड़ी जो है ये दमन और दीव के बीच में उपस्थित है। खंभात की खाड़ी तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। खंभात की खाड़ी जो है दमन एवं दीव के बीच में उपस्थित है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट राज्यों में तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट राज्य है और नॉर्थ ईस्ट राज्य में जो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर असम, फिर यहाँ पर मेघालय, फिर यहाँ पर मणिपुर, फिर यहाँ पर मिजोरम, फिर यहाँ पर नागालैंड और फिर यहाँ पर त्रिपुरा। इन सातों राज्यों को है फ्रेंड्स 7 बहन की यानी कि 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी जाती है। और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ के आते हैं कि 7 बहनों की संज्ञा किसे दी जाती है। इसमें एग्जैक्टली आपको राज्यों के नाम भी पता होने चाहिए फ्रेंड्स। और आगे बात करें तो भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है और ये जो है देख पा रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश को कि उत्तर प्रदेश जो है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक ऐसा राज्य है और जिसकी सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है, सबसे ज़्यादा राज्यों से जुड़ी हुई है।
उत्तर प्रदेश की। और हम बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका जो है सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो है अपना बॉर्डर साझा करता है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश जो है टोटल 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर साझा करता है। आइए जानते हैं कौन कौन से वे राज्य हैं। तो सबसे पहले राज्यों में बात करें तो एक हो गया उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, एक। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो हिमाचल प्रदेश, 2। इससे भी अपना सीधा साझा करता है और सबसे कम सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश के साथ। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो हरियाणा जो कि तीसरे नंबर पे है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो राजस्थान जो कि चौथे नंबर पे है। उसके बाद ये वाला सीमा जो देख रहे हैं ये राजस्थान से कट रहा है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से जो है सबसे अधिक सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, तो ये भी ध्यान रखना है और ये जो है सबसे अधिक करता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है थोड़ा सा। उसके बाद झारखंड से भी सीमा साझा करता है, फिर बिहार से करता है। तो ये जो है टोटल 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली से सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश जो है अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स और देश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है इधर इस साइड नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करता है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो है सोनभद्र जिला जो कि यहाँ पर पड़ता है, ये एग्जैक्टली सोनभद्र जिला का जो है जगह है और यहाँ पर जो है सोनभद्र जिला पड़ता है। तो ये सोनभद्र जिला जो है एकमात्र ऐसा जो है भारत में जिला है जो कि 4 राज्यों से जो है ये अपनी सीमा साझा करता है। देखिए कौन कौन राज्य, एक छत्तीसगढ़, उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश 2, झारखंड 3 और बिहार 4। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, इन 4 राज्यों से जो है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला अपनी सीमा साझा करता है। तो भारत में 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसकी जो है सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी है। 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए जानते हैं वो कौन से राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं जो हैं समुद्री तट रेखा से लगती हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें तो सबसे पहले जो समुद्री तट सीमा से लगती है गुजरात 1, उसके बाद महाराष्ट्र 2, यहाँ पर गोवा है 3, फिर कर्नाटक यहाँ पर 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 9 राज्यों की सीमा जो है ये समुद्र तटीय रेखा से लगती है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स 4 केंद्र शासित प्रदेश की, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश में जो है एक अंडमान निकोबार 1, उसके बाद लक्षद्वीप यहाँ पे 2, उसके बाद दमन एवं द्वीप 3 और यहाँ पे पुडुचेरी। ये 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमाएं जो है समुद्री तट रेखा से लगती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद और विशेष तथ्य की बात करें तो भारत में जो है 20 राज्य जो है लैंड लॉक्ड है। 20 ऐसे स्टेट है जो लैंड लॉक्ड है यानी कि भूमि से घिरा हुआ है। इसकी सीमाएं जो है समुद्री तट रेखा से नहीं लगती। इसे हिंदी में स्थलबद्ध कह सकते हैं यानी कि लैंड लॉक्ड है। 20 ऐसे राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड है और इसमें से 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। तो उसमें वो 5 राज्य जो लैंड लॉक्ड है और उसकी सीमा जो है दूसरे देश की सीमा से नहीं लग रही यानी कि इंटरनेशनल सीमा रेखा से नहीं लगती। तो वो जो राज्य है 5, वो हो गया यहाँ पे हरियाणा यहाँ पे हो गया। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो हरियाणा हो गया 1, और उसके बाद छत्तीसगढ़ यहाँ पे लैंडलॉक है 2, उसके बाद तेलंगाना यहाँ पे जो है लैंडलॉक है ये 3, यहाँ पे तेलंगाना है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो मध्य प्रदेश जो कि यहाँ पर है ये 4, और यहाँ पे जो है झारखंड है ये 5। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से नहीं लगती और ये 5 वे राज्य हैं जो लैंडलॉक है। जबकि टोटल लैंडलॉक राज्य की बात करें तो टोटल जो है 20 है। फ्रेंड्स, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में जो है फैला हुआ है। ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन 3 राज्यों में फैला हुआ है तो आंध्र प्रदेश में जो है इसकी पुडुचेरी का एक जिला है यनम जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कराई कनाल यहाँ पर तमिलनाडु में पड़ता है और माहे यहाँ पर केरल में पड़ता है। तो इस प्रकार जो है पुडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है।
अब फ्रेंड्स बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, और ये रहा दिल्ली एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया, जो कि दिल्ली कहलाती है। भारत की राजधानी दिल्ली है। और ये जानते हैं कि दिल्ली में जो है यानी कि एनसीआर में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं। यानी कि हरियाणा के भी कुछ क्षेत्र शामिल होते हैं, राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र शामिल होते हैं, और हरियाणा राजस्थान के कुछ क्षेत्र शामिल होते हैं, यूपी के कुछ क्षेत्र शामिल होते हैं। तो इस प्रकार जो है हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि एनसीआर में जो है हरियाणा, राजस्थान और उसके बाद उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले जो है दिल्ली एनसीआर में शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है दिल्ली है, और ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सीमा लगी हुई है। और इस वाले हिस्से की बात करें तो ये राजस्थान से सीमा साझा कर रही है, और ये वाले हिस्से की बात करें तो ये जो है हरियाणा से अपनी सीमा साझा कर रही है दिल्ली की। और ये सारे ज़िले जो हैं दिल्ली एनसीआर में शामिल है। तो आइए विस्तृत रूप से जानते हैं कौन कौन से ज़िले शामिल है, और इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के एग्जाम में आते हैं। फ्रेंड्स बात करें सबसे पहले हरियाणा की, ये जो है हरियाणा साइड की बात है। तो इसमें जो है फरीदाबाद जो कि यहाँ पर है, गुरुग्राम, तो गुरुग्राम जो है यहाँ पर है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो पलवल जो कि यहाँ पर है। तीन फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, मेवात जो है हरियाणा, गुरुग्राम, पलवल हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो रोहतक जो है यहाँ पर है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स सोनीपत, तो सोनीपत जो है यहाँ पर है। पानीपत यहाँ पर है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ये करनाल, ये भी जो है दिल्ली एनसीआर में ही शामिल है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो महेंद्रगढ़, ये भी जो है करनाल में शामिल है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो रेवाड़ी, ये भी जो है हरियाणा का है, जबकि ये दिल्ली एनसीआर में शामिल है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो झज्जर, जो कि ये भी जो है हरियाणा का क्षेत्र है लेकिन दिल्ली एनसीआर में शामिल है। उसके बाद जिंद की बात करें तो ये भी जो है एनसीआर में शामिल है। तो और उसके बाद जो है एक मेवात जो है ये एनसीआर में शामिल है। तो ये जो है हरियाणा के टोटल 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में शामिल है। तो हरियाणा में टोटल 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कि दिल्ली एनसीआर में शामिल है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में आते हैं। तो सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स तो मेरठ की बात करें, जहाँ से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, तो मेरठ। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स गाज़ियाबाद 2। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो गौतम बुद्ध नगर 3। उस बुद्ध नगर यहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर 3। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो बुलंदशहर जो कि यहाँ पर है 4। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स हापुड़, तो हापुड़ ये 5। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो बागपत यहाँ हो गया, ये 6। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अब मुजफ्फरनगर ये 7। तो ये जो है टोटल क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के जो कि दिल्ली एनसीआर में शामिल है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो राजस्थान के भी 2 क्षेत्र जो है एनसीआर में आते हैं, और ये जो है अलवर और भरतपुर की बात करें तो ये जो है दोनों राजस्थान के क्षेत्र हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में सम्मिलित होते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी ये जो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगले सेशन में इसके पार्ट 2 को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।